बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। और गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ने के लिए कल की क्लास में हमने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे, वो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर निकालनी हो, किसी सरफेस की चार्ज डेंसिटी निकालनी हो, कोई सरफेस है और उस पे चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और आपको इस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ सरफेस? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या आएगा? चार्ज, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एरिया। तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, जैसा कि मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और मास डेंसिटी जब निकालते हैं किसी भी चीज की, तो जितना मास होता है उतना ही वॉल्यूम होता है, उसी का वॉल्यूम होता है। यानी अगर आप ऑयल की डेंसिटी निकालें, तो अगर 10 केजी ऑयल की डेंसिटी निकालनी है तो वॉल्यूम भी 10 केजी का रखेंगे। अगर 5 केजी की डेंसिटी निकालनी है तो वॉल्यूम भी 5 केजी का रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या अजीब बात बता रहे हैं सर, तो बच्चों वाली बात है, हमें तो पता है, जाहिर अंडरस्टूड है कि जितना मास होगा उतना ही उसी मास का वॉल्यूम रखा जाएगा। तो ये बात अभी दोबारा पूछेंगे तो फिर पता चलेगा मैं क्यों अहमियत दे रहा हूँ इस बात को, कि अगर हाफ केजी ऑयल रखना है तो फिर हाफ केजी का वॉल्यूम रखेंगे, अगर 10 केजी ऑयल है तो 10 केजी का वॉल्यूम रखेंगे, एंड सो ऑन। दूसरी बात हमने बताई थी आपको सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर एक 3 डायमेंशनल फिगर है, एक क्लोज्ड फिगर है, एक क्लोज्ड सरफेस है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, एक कर्व सरफेस होता है और 2 फ्लैट सरफेसेस होते हैं या एंड सरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको सिलेंडर के बारे में दिया था। आज की एप्लीकेशन के लिए लिखना शुरू करें। कंसिडर अ थिन शीट ऑफ चार्ज Consider a thin sheet of charge of infinite extent on which charges are uniformly distributed. Consider a thin sheet of charge of infinite extent on which charges are uniformly distributed. तो हमारे पास क्या है? एक सिंपल शीट है, एक बहुत बड़ी शीट है और उस पर चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा कि ये डायग्राम में ड्रॉ किया हमने। एक लार्ज शीट दिखाई गई है, इस पे पूरी शीट पे चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक बहुत लार्ज शीट है और उस लार्ज शीट पे चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इमेजिन अ सिलेंडर, आगे लिखिए, इमेजिन अ सिलेंडर whose end faces Imagine a cylinder whose end faces, end वाले हिस्से are parallel to the sheet. Imagine a cylinder whose end faces are parallel to the sheet. The sheet divides the cylinder into 2 equal halves. The sheet divides the cylinder into 2 equal halves.
The sheet divides the cylinder into two equal halves. देखिए इसको थोड़ा सा हमने आपके लिए 3D में प्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो ये जो येलो कलर की नजर आ रही है आपको, ये वो शीट है on which charges are uniformly distributed, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर का है, ये वो सिलेंडर है जो अलग था, शीट अलग थी। तो अब ये इमेजिन किया हमने कि ये सिलेंडर इस तरह से इस शीट के साथ मौजूद है कि जो सिलेंडर का एंड फेस है, ये एंड फेस और शीट पैरेलल है, ये एंड फेस और शीट पैरेलल है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैं कहूंगा, अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो शीट कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे तो नहीं है। कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। इसी तरीके से सिलेंडर की ये वाली साइड कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। और ये वाली साइड भी कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। तो एंड फेसेस ऑफ द सिलेंडर एंड द शीट आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरी बात कि सिलेंडर ने शीट को के कुछ हिस्से को बंद किया हुआ अपने अंदर, और सिलेंडर का कुछ हिस्सा शीट के इधर है और कुछ हिस्सा शीट के उधर है। और कितना हिस्सा इधर और उधर है? The sheet divides the cylinder into two equal halves. मलाइका समझ आ रहा है आपको? मलाइका नसीम, वो छत पे कौन सा सिलेंडर बना हुआ है? छत पे कौन सा सिलेंडर देख रही हैं आप? सिलेंडर तो कैमरे से नजर आएगा भाई। तो पंखे में सिलेंडर नहीं होता। तो ये शीट है, ये सिलेंडर है। ये सिलेंडर ने शीट का कुछ हिस्सा अपने अंदर बंद किया हुआ है। शीट पर चार्जेस हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये सिलेंडर है, इसका आधा हिस्सा शीट के इधर है, आधा हिस्सा शीट के इधर है। अंदर से खाली है सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है। ये इसका कर्व सरफेस है, ये वाला और ये वाला, और ये इसके एंड सरफेसेस हैं, ठीक है। एंड सरफेसेस आर पैरेलल टू द शीट। द शीट डिवाइड्स द सिलेंडर इनटू टू इक्वल हाफ्स। कैन यू सी दिस? एग्रीड? इमेजिन हो गया? तो ये सिलेंडर हमने इमेजिन किया है, शीट एक्चुअल एग्जिस्ट करती है। तो शीट एग्जिस्ट करती है, सिलेंडर इमेजिन किया है। आप सेंटेंस पढ़िए। आपने लिखा कंसीडर अ थिन शीट ऑफ चार्ज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट ऑन विच चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर आपने लिखा इमेजिन अ सिलेंडर। तो सिलेंडर इमेजिनरी है, ठीक है। आपके लिए मैंने इसको रियल बना दिया है। ये इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिन करना है कि एक शीट है और उसके अंदर इधर और इधर एक सिलेंडर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। One end face of cylinder, one end face of cylinder contains a point X. One end face of cylinder contains a point X. तो ये जो एंड फेसेस हैं सिलेंडर के, अब इस 3D इस डायग्राम पे आ जाए, 2D डायग्राम पे। ये मैंने पहले खाली अकेले शीट बना के दिखा दी आपको, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब उसी डायग्राम को यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट किया है। ये शीट है और ये सिलेंडर का आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा शीट के उधर है, ठीक है। तो इस सिलेंडर का ये एक एंड फेस है, ये दूसरा एंड फेस है, और इसमें से एक एंड फेस पर एक पॉइंट कंसीडर किया हमने, पॉइंट एक्स। एक एंड फेस पर एक पॉइंट कंसीडर किया कि सिलेंडर का जो एंड फेस है उसमें एक पॉइंट को इमेजिन कर रहे हैं। ये इस एंड सरफेस पे एक पॉइंट मान रहे हैं एक्स, उस पॉइंट का नाम रख दिया एक्स। नई लाइन से लिखिए, सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट एक्स इज magnitude of electric intensity at point X is E, capital E.
Suppose magnitude of electric intensity at point X is E, comma, the area of cross section of cylinder is A, capital A. Area of cross section of cylinder is A, and surface density of charge on the sheet, is sigma. Surface density of charge on the sheet is sigma. Then surface density of charge on the sheet is sigma, then sigma is equal to, इक्वेशन लिखेंगे, तो कुछ समझ आया? हमने 3 टर्म्स डिफाइन किए हैं, 3 टर्म्स का नाम लिया हमने। एक हमने कहा कि इस सिलेंडर के एंड पॉइंट पर, एंड सरफेस पर एक पॉइंट है X, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है कैपिटल E। दूसरा हमने कहा कि शीट का एरिया है कैपिटल A। सही है? क्या करूं? कह रहे सही है। शीट का एरिया क्या है? कैपिटल A। फिर क्यों पहले बोला सही? शीट का, पूरी शीट का एरिया क्या है? कैपिटल A। नहीं, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन लिया, उसे काटा, क्रॉस सेक्शन जैसे केक काटते हैं, तो ये जो चीज निकली, ये इसका एरिया। समझ आई बात? यानी एंड सरफेस का सर्किल का एरिया, इस सर्किल का एरिया, या ये हिस्सा जो शीट का इसके अंदर बंद है, इस सर्किल का एरिया कैपिटल A है। शीट का एरिया नहीं बताया, क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर का एरिया बताया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर। सही। और तीसरी चीज है कि शीट पे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है सिग्मा। तो सिग्मा इसके बराबर होता है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या? चार्ज अपॉन एरिया। सही लिखा है मैंने? सरफेस डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होती है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होती है। ये पढ़ा था हमने कल की क्लास में। हाँ, यस, बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल सही। हर दफा जो भी गलत होता हूं मैं। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज किसके बराबर होगा भाई? चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। सही। चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है? चार्ज कांस्टेंट है या सिग्मा कांस्टेंट? डेंसिटी क्या होती है? वाटर की बात करते हैं। वाटर का मास, वाटर का वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वाटर का मास बढ़ा दें, 1 kg मास के बजाय 5 kg मास ले लें, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा या चेंज हो जाएगा? 1 kg के बजाय 5 kg वाटर ले लें, तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना 1 kg का था, या चेंज हो जाएगा? हाँ,
द ग्रेटर द मास द ग्रेटर द वॉल्यूम। जितना ज्यादा मास लेंगे वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। 1 kg वाटर लिया तो उसका 1 लीटर वॉल्यूम है। अगर 2 kg वाटर लिया 2 लीटर वॉल्यूम होगा। 5 kg वाटर लिया 5 लीटर वॉल्यूम होगा। तो जितना ज्यादा मास लेते जाएंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। कांस्टेंट होगा क्या? डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वाटर की डेंसिटी होती है 1, ठीक है। इसी तरह ऑयल की डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है। तो डेंसिटी इज अ कांस्टेंट। इसी तरह से अगर एक शीट की बात करें, उस पर चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ऐसे ही छोड़ दिया। शीट में वो ये ऐसे ही छोड़ दिया, उसको चेंज नहीं कर रहे। तो एज लॉन्ग एज यू हैव द सेम शीट ऑफ चार्ज, तो उसका चार्ज अगर बढ़ाएं यानी अगर फॉर एग्जाम्पल यूं समझ लीजिए कि मैं क्वार्टर शीट ले रहा हूं, क्वार्टर शीट का एरिया ले रहा हूं, तो यहां पे चार्ज कितने हिस्से का रखना पड़ेगा? पूरी शीट का या क्वार्टर शीट का? क्वार्टर शीट का। ये समझाना था कि शीट पे चार्जेस एक दफा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अब उनको रीअलाइन नहीं कर रहे, तो चार्ज तो हो गया कांस्टेंट। अब मुझे देखना है मैं कितनी शीट कंसीडर कर रहा हूं। अगर मैं क्वार्टर शीट ले रहा हूं, क्वार्टर शीट का एरिया ले रहा हूं यहां पर, तो क्वार्टर शीट का चार्ज आएगा। अगर मैं फुल शीट ले रहा हूं, फुल शीट का एरिया ले रहा हूं, तो फिर जो चार्ज आएगा वो फुल शीट का आएगा। यानी सिग्मा रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज ऑन द फुल शीट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द फुल शीट। चार्ज ऑन द हाफ शीट, आधी शीट का चार्ज कैसे निकलेगा? सिग्मा कांस्टेंट है, आधी शीट का एरिया रख दें। क्वार्टर शीट का चार्ज कैसे निकलेगा? फिर सिग्मा कांस्टेंट है, क्वार्टर शीट का एरिया रख दें। तो सिग्मा रिमेनिंग कांस्टेंट, जितने हिस्से का चार्ज चाहिए उतने हिस्से का एरिया रख। अगर पूरी शीट का चार्ज चाहिए तो पूरी शीट का एरिया रख दीजिए। अगर आधी शीट पे कितना चार्ज है ये पता करना है तो आधी शीट का एरिया रख दीजिए। अगर क्वार्टर शीट का चार्ज चाहिए तो क्वार्टर शीट का एरिया रख दीजिए। और अगर इफ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द चार्ज enclosed by the cylinder, तो अब असल इम्तिहान आया आपका। अगर मुझे पूरी शीट का चार्ज चाहिए तो मैं पूरी शीट का एरिया रखूंगा। हाफ शीट का चार्ज चाहिए तो हाफ शीट का एरिया रखेंगे। क्वार्टर शीट का चार्ज चाहिए तो क्वार्टर शीट का एरिया रखेंगे। और अगर मुझे चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर चाहिए, अगर मुझे उतना चार्ज चाहिए कि कितना चार्ज सिलेंडर के अंदर बंद हुआ, वो कितना चार्ज है जो सिलेंडर ने इस शीट का इनक्लोज किया। क्या इस शीट ने इस सिलेंडर ने पूरी शीट को इनक्लोज कर लिया? नहीं, इस सिलेंडर ने इस शीट के एक छोटे से हिस्से को इनक्लोज किया है। तो अगर मुझे इतने हिस्से का चार्ज चाहिए तो मैं एरिया किसका रखूं? पूरी शीट का या आधी शीट का या क्वार्टर शीट का या इतने हिस्से का? इतने हिस्से का। और इतने हिस्से का एरिया क्या हम डिफाइन कर चुके हैं? Did we define the area of this part? We defined an area called area of cross section of cylinder. Yes, A is the area of cross section of cylinder. तो ये वही हिस्सा है area of cross section of cylinder. तो अगर मुझे इतने हिस्से का चार्ज चाहिए तो मुझे इतने हिस्से का एरिया रखना होगा। और इतने हिस्से का एरिया क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, जिसको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या? सिग्मा इनटू ए। चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या? सिग्मा इनटू ए। ए क्या है? where A is the area of the whole sheet. तो पहले गर्दन क्यों हिलाते? आधी कौम पहले गर्दन हिला देती है। जी सर सही। फिर मैं रुकता हूं तो सर उठाते कहते पता नहीं क्या बोल गई है। तो where A is the area of the whole sheet. No, A is the area of the sheet enclosed by the cylinder. यानी A is the cross sectional area of the cylinder. समझ आई बात? अब आगे लिखिए। पहले ये इक्वेशन लिखें, therefore charge is equal to sigma into area, और फिर ये लिखिए therefore charge enclosed by cylinder is equal to sigma A.
charge enclosed by cylinder is equal to sigma A. अगर मुझे चाहिए होता चार्ज ऑन द होल शीट, चार्ज ऑन द होल शीट, तो इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए ही करता मैं, नहीं, फिर यहां ए की जगह क्या आता, पूरी शीट का एरिया। एक्सीलेंट। फिर कैपिटल ए नहीं आता क्योंकि कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिलेंडर का या इतने हिस्से का एरिया है, फिर पूरी शीट का एरिया लेना होता। तो राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। अब आते हैं असल कहानी पे। जरा सोचिए हम कर क्या रहे थे, What were we doing? What are we doing? हम कर क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 1 किसकी, गॉसेस लॉ की। गॉसेस लॉ क्या बोलती है? गॉसेस लॉ बोलती है phi E is equal to Q upon epsilon naught। यहाँ phi E से क्या मुराद है? The total electric flux passing through a Gaussian surface। Gaussian surface क्या होती है? Closed surface of any shape present in an electric field। तीन फीचर हैं, तो closed surface of any shape present in an electric field is called Gaussian surface। So total electric flux passing through a Gaussian surface is equal to dash upon dash। तो upon dash तो आसान है, epsilon naught। ऊपर क्या है, is equal to, ये क्या है, net charge enclosed by the closed surface। net charge enclosed। तो आइए आज की इसको देखते हैं गॉसेस लॉ से कैसे मिलाएंगे। तो हमारे पास है एक शीट on which charges are uniformly distributed। ये शीट जो है इसकी वजह से, इन चार्जेस की वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे होते हैं। तो ये सारे अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स कुछ यूं जा रही होंगी पूरी शीट पे। समझ आ रही है कहानी? इस साइड पे यूं जा रही होंगी और इस साइड पे यूं जा रही होंगी। तो इस शीट के दोनों तरफ लाइंस ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम द शीट जा रही होंगी क्योंकि पूरी शीट में पॉजिटिव चार्जेस हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें गॉसेस लॉ अप्लाई करनी थी, तो वी नीडेड अ क्लोज्ड सरफेस। तो वी इमेजिन्ड अ सिलेंडर। सो सिलेंडर इज अ क्लोज्ड सरफेस। वी इमेजिन्ड अ सिलेंडर एंड द सिलेंडर इज अ क्लोज्ड सरफेस। आया ख्याल शरीफ में? तो ये एक क्लोज सरफेस, और अगर मुझे इस सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है एज पर गॉसेस लॉ, तो सोचिए क्या गॉसेस लॉ इस सिलेंडर पे अप्लाई हो सकती है? इज इट अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड? इज इट अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप? यस और नो? Is it a closed surface of any shape? आनिया सही जवाब नहीं दे रही। Is it a closed surface of any shape? क्या ये closed surface नहीं है या है? It is a closed surface। ठीक है, of any shape का मतलब कोई भी शेप हो सकता है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो it is a closed surface, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, लिहाजा इस पे गॉसेस लॉ अप्लाई हो सकती है। That is why we imagined it। ठीक, इसलिए हमने इसको इमेजिन किया है। और गॉसेस लॉ के मुताबिक इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स गुजरेगा? गॉसेस लॉ के मुताबिक इस सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, और हमें क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो क्या हम चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर निकाल चुके हैं ऑलरेडी? लास्ट इक्वेशन में निकाला, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर इज इक्वल टू सिग्मा ए, इसको नाम भी दे देते हैं, इज इक्वल टू, आगे लिख दें, इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर इज इक्वल टू सिग्मा ए इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the cylinder, the total electric flux passing through the cylinder according to Gauss's law will be the total electric flux passing through the cylinder according to Gauss's law will be, तो
तो गॉसेस लॉ के मुताबिक इस सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर होगा किसके, फाई ई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू को हम डिफाइन कर चुके पिछली इक्वेशन में। व्हाट इज कैपिटल क्यू, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, सही। और ये है किसके बराबर, सिग्मा इनटू ए। तो नेक्स्ट इक्वेशन हो गई फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Phi E is equal to sigma A upon epsilon naught. यहाँ एक नया मेहमान आया, उसका नाम नहीं बताया आपने, तो नोट्स इनकम्प्लीट हो जाएंगे। लिखिए वेयर epsilon naught is permittivity of free space. Where epsilon naught is permittivity of free space. तो ये हमारी डेरिवेशन का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। इसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है ऑन विच चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस शीट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और इस शीट के साथ गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए हमने एक सिलेंडर इमेजिन किया है जिसका आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है। इस सिलेंडर के 3 सरफेसेस हैं, 2 एंड सरफेसेस और एक कर्व सरफेस है। इस सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना था हमें गॉसेस लॉ अप्लाई करके। तो उसके लिए पहले हमें जानना था कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर कितना है। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर के लिए हमने सरफेस डेंसिटी को डिफाइन किया, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज बराबर हुआ सिग्मा इनटू एरिया के। तो अगर हम पूरी शीट का एरिया रख देते तो पूरी शीट का चार्ज आ जाता। हमें पूरी शीट का चार्ज नहीं चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर के लिए हमें इतने हिस्से का एरिया चाहिए विच इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां हमने रख दिया कैपिटल ए, यहां सिग्मा रख दिया, तो दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। So now according to Gauss's law, the flux passing through this cylinder will be charge enclosed by the cylinder divided by epsilon naught, which is equal to sigma A upon epsilon naught. This is our equation number 1. लेकिन हमारे पास फ्लक्स की एक और इक्वेशन भी है, और उस इक्वेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड डेल्टा A, या फ्लक्स इज इक्वल टू E डेल्टा A cos थीटा। तो एक तो थी गॉसेस लॉ, वो हमने अप्लाई कर दी इस पर। अब हम इसी सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। लेकिन इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि इस सिलेंडर के छोटे टुकड़े किए जाएं। तो अगर मैं सिलेंडर के टुकड़े करूं तो कम से कम कितने टुकड़े बन जाएंगे, इजीली कितने टुकड़े बन सकते हैं? अगर मैं सिलेंडर के पीसेस करूं, स्मॉल पीसेस लूं, सरफेसेस लूं, तो सिलेंडर के आपको पता है टोटल 3 सरफेस होते हैं, 2 एंड सरफेस और एक कर्व सरफेस। तो एटलीस्ट 3 सरफेसेस तो बन जाएंगे ना। तो अगर मैं सिलेंडर के पीसेस करूं तो आई कैन मेक 3 सरफेसेस, 3 elements of the cylinder. So let us calculate the electric flux passing through each element. इस end surface का फ्लक्स अलग निकालते हैं इस इक्वेशन से, इस end surface का फ्लक्स अलग निकालते हैं इस इक्वेशन से, और फिर कर्व सरफेस का फ्लक्स अलग निकालते हैं। तो तीनों एंड सरफेस, तीनों सरफेसेस का फ्लक्स अलग अलग निकालेंगे और उन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो सिलेंडर का फ्लक्स आ जाएगा इस इक्वेशन के मुताबिक।
तो एक सिलेंडर का फ्लक्स आया है गॉस लॉ के मुताबिक, एक फ्लक्स हम अपनी अकल से निकालेंगे इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके इस सिलेंडर के 3 हिस्से कर कौन कौन से? एंड सरफेस 1, एंड सरफेस 2 एंड द कर्व सरफेस। सही, तो पहले एंड सरफेस की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, पहले एंड सरफेस के बारे में सोचिए, पहले एंड सरफेस के बारे में सोचिए, आपको क्या लगता है हमको क्या चाहिए? इस एंड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स इस इक्वेशन से निकालना है। इसका नाम रखेंगे हम φ1। तो अगर हमें φ1 चाहिए तो φ1 चाहिए के लिए हमें ये 3 चीजें चाहिए होंगी, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। तो जरा बताइए कि इस एंड सरफेस पर क्या हमें इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता है? क्या हम उसका नाम रखकर आए? याद कीजिए, हमने इस एंड सरफेस पे एक पॉइंट इमेजिन किया था x, और उस पॉइंट पे इंटेंसिटी मानी थी कैपिटल ई। वो किस लिए मानी थी? इसी दिन के लिए। हमें पता था ये दिन आने वाला है, एक दिन आएगा जब आप कहेंगे कि यहाँ इंटेंसिटी क्या है, तो हमने पहले ही मान ली। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी हमने डिफाइन कर दी है और उसका नाम है कैपिटल ई। तो इंटेंसिटी एट वन ऑफ द एंड सरफेस इज कैपिटल ई। ओके, इस सरफेस का एंड सरफेस का एरिया पता है? एंड सरफेस का एरिया पता है? क्या हमने उसका नाम रखा है? एंड सरफेस के एरिया का नाम रखा है? हम किसी एरिया को डिफाइन करके आए, कैपिटल ए को। वो किसका एरिया है? वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ज्यादा होगा या एंड सरफेस का एरिया ज्यादा होगा? दोनों सेम होंगे। एक्सीलेंट, तो यही तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यही एंड सरफेस का एरिया। वेरी गुड, तो हम इसको भी डिफाइन कर चुके हैं। तो हमें एंड सरफेस पे इंटेंसिटी भी पता है और एंड सरफेस का एरिया भी पता है। तो अब क्या रह गया? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए। तो सोचिए जरा, लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सोच के बताइए, इस डायग्राम पे देख के बता दें। पॉजिटिव चार्जेस है तो सारी लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? अवे फ्रॉम द शीट होंगी कि नहीं? यस, और एंड सरफेस का एरिया हमेशा उसके क्या होगा? सरफेस का एरिया उसके क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया एरिया की डायरेक्शन, ये हो गई इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल या परपेंडिकुलर? दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यस, 3D में भी देख लीजिए, ये एंड सरफेस है, नजर आ रहा है, और ये इसका एरिया है जो इसके परपेंडिकुलर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। और ये चार्जेस हैं पॉजिटिव और इनके लाइंस ऑफ फोर्स भी अवे हैं। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है, यही एरिया की डायरेक्शन है। तो एरिया और इंटेंसिटी एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये हो गया जनाब ई ए कॉस 0। और ई ए कॉस 0 होता है क्या? 1। तो आंसर आएगा φ1 इज इक्वल टू ई ए। φ1 इज इक्वल टू ई ए। आर यू विद मी? देखिए, electric intensity is parallel to area of end surface. Electric intensity is parallel to area of end surface. Electric intensity is parallel to area of end surface, hence the flux passing through one of the end surface will be, इसी को हमने एंड फेस बोला है, इसी को हमने एंड सरफेस बोला है, एक ही बात है। The flux passing through one of the end surfaces will be
विल बी क्या इक्वेशन phi 1 is equal to EA cos 0 degree. Phi 1 is equal to EA cos 0 degree. या phi 1 is equal to EA phi 1 is equal to EA. तो ये एक एंड फेस का एरिया आ गया, फ्लक्स आ गया। अब दूसरे एंड फेस का निकालते हैं। एक एंड फेस का आ गया, दूसरे का निकालते हैं। और कीजिए, एक साइड से आपने कहा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है और उसका एरिया A है। अब दूसरे के लिए निकालना है, जरा और कीजिएगा, phi 2 निकालना है। तो phi 2 दूसरे एंड सरफेस पर, दूसरे एंड सरफेस का एरिया कैपिटल A से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा या कम होगा या सेम होगा? सेम होगा। एक्सेलेंट। तो दूसरे एंड सरफेस का एरिया भी वही होगा, कैपिटल ए। दूसरे एंड सरफेस पे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, इस एंड सरफेस पे ई था, अब इस एंड सरफेस पे निकालना है। ज्यादा होगा, कम होगा, सेम होगा? सेम होगा। एक्सेलेंट। बट व्हाई? Give me one reason why do you say? You have to be very confident while saying this. इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इस एंड सरफेस पर और इस एंड सरफेस पे सेम होने की वजह चाहिए मुझे। ऐसे हवा में नहीं तीर चला सकते। एरिया तो सेम है, सही है, सेम क्रॉस सेक्शन है, लेकिन इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे सेम होगा? मान लिया सेम होगा, बट व्हाई? आप एक जुमला लिखकर आए हैं इंट्रोडक्शन में, वो डिफाइन करता है। अगर वो जुमला खुदा ना खास्ता नहीं लिखा होता तो अभी नहीं कह सकते थे सेम है। यस, क्योंकि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं यूनिफॉर्मली। सर क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सर हमने सिलेंडर को हाफ में डिवाइड किया है, 2 हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है। हमने सिलेंडर को इक्वल हाफ में डिवाइड किया है। शी डिवाइड्स द सिलेंडर इनटू इक्वल हाफ, यानी कि जितनी दूर ये एंड सरफेस है शीट से, उतनी दूर ये एंड सरफेस है। तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक सोर्स चार्ज पर और एक डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज पर। तो इस एंड सरफेस के लिए और इस एंड सरफेस के लिए सोर्स चार्ज तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज भी सेम है। जब ये दोनों सेम होंगे तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब समझ आया? अगर आप वो जुमला खा जाते, अगर आप गलती से खा जाएं the sheet divides the cylinder into two equal halves, तो ये पूरा पॉइंट गलत हो जाएगा। then you cannot take the same intensity। कहानी समझ आ रही है? तो दूसरे एंड सरफेस पे भी इंटेंसिटी कैपिटल ई है, और अब सोचते हैं दूसरे एंड सरफेस का कि इंटेंसिटी और एरिया का एंगल क्या होगा। तो इस साइड पे आपने देख लिया, उस साइड पे लाइन द फोर्स अवे फ्रॉम द शीट, और उस साइड पे सरफेस का एरिया भी उसके परपेंडिकुलर। तो क्या समझ आया? यहां पर भी इंटेंसिटी और एरिया का एंगल कितने डिग्री है? हाँ, 0 डिग्री। तो ई ए cos 0 डिग्री। तो phi 2 भी आ गया। phi 2 is equal to again E A। लिखिए, the flux passing through the other end surface will be, the flux passing through the other end surface will be phi 2 is equal to E A cos 0, या phi 2 is equal to E A, phi 2 is equal to E A। अब तीसरा सरफेस रह गया। सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। एक एंड सरफेस का फ्लक्स आ गया, दूसरे एंड सरफेस का फ्लक्स आ गया। अब सिलेंडर का एक ही सरफेस रह गया, विच इज द कर्व सरफेस। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो सबको पता है, इधर से देख लें या इधर से देख लें। इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है,
अब जरा इस कर्व सरफेस के एरिया को तलाश कीजिए। फर्ज कीजिए ये कर्व सरफेस है, इस हिस्से को देख रहे हैं हम, टॉप वाले हिस्से को देख रहे हैं, तो टॉप वाले हिस्से का एरिया क्या होगा? टॉप वाले हिस्से का एरिया उसके परपेंडिकुलर, तो इंटेंसिटी के क्या हुआ? सरफेस के परपेंडिकुलर है और इंटेंसिटी के क्या हुआ? इंटेंसिटी तो यूं जा रही है, इंटेंसिटी के भी परपेंडिकुलर। एक्सेलेंट, ठीक, पैरेलल परपेंडिकुलर। अब सोचिए इस हिस्से का एरिया, फ्रंट सरफेस का एरिया यूं होगा, यस, और जब यूं होगा तो अगेन इंटेंसिटी के क्या होगा? ये इंटेंसिटी यूं जा रही है, फिर परपेंडिकुलर, और इस हिस्से का एरिया यूं होगा, इंटेंसिटी के क्या हुआ? परपेंडिकुलर। तो इस कर्व सरफेस को कहीं से भी देख लें, इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर है और इंटेंसिटी के भी परपेंडिकुलर है, और cos 90 होता है 0, cos 90 होता है 0। तो कर्व सरफेस का फ्लक्स आएगा 0, कर्व सरफेस का फ्लक्स आएगा 0। व्हाई? क्योंकि कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे इंटेंसिटी और एरिया परपेंडिकुलर हैं। कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे इंटेंसिटी और एरिया परपेंडिकुलर है, लिहाजा फ्लक्स आएगा 0। लिखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ कर्व सरफेस। Electric intensity is perpendicular to the area of curved surface hence flux passing through the curved surface will be इक्वेशन है जनाब phi3 is equal to 0। phi3 is equal to 0। तो तीनों हिस्सों का, तीनों सरफेसेस का फ्लक्स आ गया है। हमें टोटल फ्लक्स चाहिए है पासिंग थ्रू द सिलेंडर, तो उसके लिए तीनों को सिंपली ऐड करना होगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आगे लिख सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर विल बी the total electric flux passing through the cylinder will be equation phi E is equal to phi1 plus phi2 plus phi3, और फिर वैल्यूज प्लेस कर दें। phi E is equal to EA plus EA plus 0, EA plus EA plus 0। तो ये हो गया क्या? phi E is equal to क्या? EA plus EA क्या हो जाएगा? 2EA। phi E is equal to 2EA। This is our equation number 2। ये किसकी इक्वेशन मालूम की आपने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। और ये किसकी इक्वेशन थी? नंबर 1। ये भी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक ही चीज की दो इक्वेशन हैं, दोनों फ्लक्स बता रही है थ्रू द सिलेंडर, लिहाजा हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। लिखिए, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2,
कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को जब कंपेयर करेंगे तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कैंसिल? A कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E किसके बराबर होगा? E इज इक्वल टू क्या? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमें इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो नेक्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे, मैं इसी पे लिख रहा हूं, E पर बार आएगा, आप नई इक्वेशन बनाएंगे, E बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू यस आर कैप, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। ये हमारी आज की इक्वेशन हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, where r cap is a unit vector, where r cap is a unit vector in the direction of electric intensity, where r cap is a unit vector in the direction of electric intensity. Where r cap is a unit vector in the direction of electric intensity. ठीक है जनाब, तो हमने क्या मालूम कर लिया? इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां? पॉइंट एक्स पर। पॉइंट एक्स कहां है? इस सिलेंडर के एंड सरफेस पे। ये सिलेंडर कहां है? एक शीट ऑफ चार्ज के करीब। तो इंटेंसिटी किसके बराबर है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है हमेशा, तो इंटेंसिटी सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगी, किस पर? सिग्मा पर। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज डेंसिटी पर। इस शीट पर चार्ज डेंसिटी पे इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। दैट इज द ओनली फैक्टर ऑन विच दिस इंटेंसिटी विल डिपेंड। अगर एक लार्ज शीट ऑफ चार्ज है तो उसके करीब एक पॉइंट पर इंटेंसिटी सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करेगी, दैट इज सिग्मा। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो है कांस्टेंट। इसमें एक और बात सोचिए, फर्ज कीजिए ये शीट ही ना हो। अगर ये शीट ही ना हो चार्जेस वाली, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी नहीं होगी क्या? अगर शीट चार्जेस वाली शीट ना हो तो क्या इस पॉइंट पर इंटेंसिटी नहीं होगी? यस और नो? नहीं होगी या होगी? नहीं होगी। गुड। अगर शीट ही नहीं होगी, चार्जेस ही नहीं होंगे, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यस। और अगर सिलेंडर ना हो, जिसे आपने इमेजिन किया था, अगर ये सिलेंडर ना हो तो क्या, यानी शीट है लेकिन सिलेंडर नहीं है, तो क्या इस पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी? शीट तो है लेकिन सिलेंडर ना हो तो क्या इस पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी? यस और नो? क्या इस पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी? यस और नो? शीट है लेकिन सिलेंडर नहीं है। अच्छा, सिलेंडर नहीं है तो क्या फील्ड होगी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर सिलेंडर ना हो तो?
हाँ, सिलेंडर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? गुड, चार्जेस की है, सिलेंडर का तो फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, सिलेंडर तो इमेजिन किया था, शीट है, चार्जेस हैं तो फील्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ है, तो इंटेंसिटी होगी, तो सिलेंडर हो या ना हो इंटेंसिटी होगी, दोनों सूरतों में एक्सेलेंट। तो वेदर यू हैव द सिलेंडर और यू डू नॉट हैव द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी और उसकी इक्वेशन है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिलेंडर इमेजिन किया था हमने गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच सिलेंडर भाई, अल्लाह हाफिज। हमें सिर्फ शीट चाहिए और हमें पॉइंट एक्स चाहिए और उस पर इंटेंसिटी चाहिए विच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिलेंडर इमेजिन किया था, गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए, आंसर आ गया, इक्वेशन आ गई, अब हमें सिलेंडर की कोई जरूरत नहीं है, तो सिलेंडर को भूल जाइए, इक्वेशन को याद रखिए, E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, where sigma is the surface density of charge on the sheet। ठीक है, कल इसी एप्लीकेशन की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाऊं, प्लीज आज का टॉपिक आज ही अच्छी तरह याद कर लीजिए और अगर टाइम मिले तो लिख भी लीजिएगा, जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन लिख लें तो अच्छा होगा, लेकिन याद आज ही कर लीजिए, शाबाश। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह सेकंड एप्लीकेशन में।